ओके, हमें डिस्कस करने हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर्स, ठीक है जी। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या कहानी है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हमें क्या पता होने की जरूरत है? वी नीड टू नो कुछ कहानियां। अच्छा, उसमें से सबसे पहली कहानी आपकी ये है कि देयर इज समथिंग नोन एज द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज स्लैश नहीं, टू चार्ज टू टू थर्ड्स टू थर्ड्स ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है जी, ये सब बता रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। सप्लाई वोल्टेज। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला, दूसरी भी डेफिनेशन है इसकी, वो भी लिख लेते हैं साथ में ही। लेकिन डेफिनेशन पूछे कोई तो पहली वाली लिख के आओ, वही है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव उसे बता रहा हूँ। इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज टू टू थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल वोल्टेज। अच्छा जी, बात का मतलब क्या है? बात का मतलब ये है कि भाई देखो, जब एक कैपेसिटर लेते हो, ठीक है, और उसको चार्ज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जैसे अब मैं भी इस कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। अब ये नहीं होता कि मैंने इसमें 9 वोल्ट लगाए तो लिटरली विद इन 0.1 नैनो सेकंड इस पे 9 वोल्ट आ गए, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें से चार्ज इंक्रीज करता है, आहिस्ता 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 इसमें से चार्ज इंक्रीज करेगा, स्टोर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक मैक्सिमम पे आके रुकेगा। क्यों रुकेगा वो सब कहानी डिस्कस हम कर चुके हैं पहले, वो दोबारा से हम रिकॉल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटर चार्ज भी आहिस्ता से होता है, डिस्चार्ज भी आहिस्ता से होता है, ये नहीं होता इंस्टेंटेनियस, कोई कहानी नहीं होती, ठीक है। मतलब इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल राइज, यानी वोल्टेज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, चार्ज भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो ये सब कहानी हमने डिस्कस करनी है इसमें, और टाइम कांस्टेंट को लेके हमें जो है वो ये कहानी डिस्कस करनी है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट जो है ये जो है, ये क्या है? ये है कि भाई देखो, अगर आपका कैपेसिटर फॉर एग्जांपल जो है वो अभी 9 वोल्ट पे था, तो उसको जो टाइम लगा होगा, उसको जो टाइम लगा है 6 वोल्ट पे आने के लिए, ठीक है जी, एक सेकेंड, टू थर्ड था, वन थर्ड था, टू थर्ड था ना, टू डिस्चार्ज टू, नहीं, टू डिस्चार्ज बाय, अच्छा ये हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स टेक दी दूसरा वाला पर्सपेक्टिव पे ना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? भाई देखो, अगर एक कैपेसिटर जो था वो 0 वोल्ट्स पे था, ठीक है जी, और हमने उस पर सप्लाई वोल्टेज लगाया हुआ था फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ये चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और जितना इसको टाइम लगा है 6 वोल्ट पे पहुंचने के लिए, विच इज बेसिकली 2/3 ऑफ 9, ये जो इसको टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल इसको टाइम लगा 10 सेकेंड, तो ये जो 10 सेकेंड है ये बेसिकली इसका टाइम कॉन्स्टेंट है। यानी क्या है ये टाइम? ये वो टाइम है कि जो आप सप्लाई वोल्टेज, जिस वोल्टेज तक चार्ज करना चाह रहे थे, उसके 2/3 तक पहुंचने तक उसको कितना टाइम लगा, ये आपका टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप कहानी उलट भी हो सकती है। क्या कहानी उलट हो सकती है? भाई आपका कैपेसिटर ओरिजिनली जो था वो 9 वोल्ट पे था, आप इसको 0 तक लेके जाना चाह रहे हो। अब जाहिर बात है डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज करते हुए भी कुछ ना कुछ टाइम लेगा। अब जो इसने टाइम लिया होगा 3 वोल्ट तक आने के लिए, ठीक है जी, वो टाइम फॉर एग्जांपल अभी भी 10 सेकेंड आ रहा है, वही कैपेसिटर ही है, तो ये इसका टाइम कांस्टेंट हुआ। यानी 9 वोल्ट को 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज करने के बाद जो आ रहा है, जितना टाइम उसमें लगा 2/3 डिक्रीज कर जाने में, वो आपका फिर दोबारा से टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। ये आपका टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस है? वो सिग्निफिकेंस इसी में है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2/3? नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। असल में जो इंपॉर्टेंट बात ये है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम कांस्टेंट कैन बी गिवन थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। मतलब इस बात का ये हुआ कि सपोज करो आपके पास एक बैटरी लगी हुई थी, ठीक है जी, एंड लेट्स से इट हैड अ वोल्टेज ऑफ वी, ठीक है जी, उसका वोल्टेज जो था वो वी था। अब आप एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज करना चाह रहे हो, ठीक है जी, तो हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है सीरीज में टू दी कैपेसिटर, हमने सीरीज में लगाया और कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं।
ठीक है जी। तो अब अगर आपको ये टाइम कांस्टेंट देना है, इसका टाइम कांस्टेंट कैसे दोगे? टाइम कांस्टेंट दोगे भाई जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है जैसी है ओम्स में वो आप ले लो, और जैसी आपकी ये कैपेसिटेंस है फैरेड्स में वो आप ले लो, ठीक है जी। वो आप उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट उतना टाइम है जो उसको 2/3 अपने वोल्टेज का कुछ भी करे, मतलब चार्ज हो रहा है तो 2/3 वोल्टेज चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो 2/3 वोल्टेज डिस्चार्ज होकर अपनी नई वैल्यू पे आ जाए। दैट इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इससे लिहाज से भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिस्चार्जिंग चार्जिंग में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग द टाइम कांस्टेंट? बाकी मैं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करता रहूंगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, क्या क्या इसका यूज है। चार्जिंग, लेट्स डिस्कस द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों से जो बात करी, ठीक है जी, हमने उस दिन ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड ही बहुत डिस्कस करी थी। ये जो थी वो जो बात थी कि वोल्टेज जो है या चार्ज जो है एक कैपेसिटर पे आहिस्ता से काम करता है। वो क्यों आहिस्ता से काम करता है? क्योंकि हमने देखा था कि एक बैटरी अगर फॉर एग्जांपल लगी हुई है कैपेसिटर के साथ, तो हमने देखा था कि इसमें से चार्ज फ्लो करता हुआ पहले इस प्लेट पे आएगा, वो चार्ज आता है, जब वो ये चार्ज यहाँ पे आता है तो वो दूसरी वाली प्लेट पे से रिपेल करता हुआ भेज देता है उसको, तो फिर इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। अच्छा, जब इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो जाहिर बात है इसमें वोल्टेज ही बन रहा होगा। वोल्टेज बनता 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 कहां तक बनेगा? जहां तक फॉर एग्जाम्पल 9 वोल्ट का अगर ये था तो 9 वोल्ट तक ये चार्ज होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ क्यों होगा चार्ज जब एनर्जी नहीं है इतनी, कहां से चार्ज हो रहा है? तो जो इसकी सप्लाई वोल्टेज है उसी तक जाने की कोशिश करता है। और ये नहीं होता, इसमें कहानी ऐसी नहीं होती कि इंस्टेंटेनियस होती है, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से होती है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा कि टाइम जीरो पे ऑब्वियसली वोल्टेज जीरो है ड्यूरिंग चार्ज, तो चार्ज करता 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 है कहां पे जाएगा? ये जाएगा एक वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली आपकी सप्लाई वोल्टेज होगी। भाई जो आप सप्लाई जो आपने लगाई हुई है, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई, जैसा लगाया हुआ है जो काम किया हुआ है वो उतना चार्ज होगा, ठीक है जी। लेकिन ये नहीं होगा कि उस चार्ज से बढ़ जाए, तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिके मतलब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता 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 उस चीज पे कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। आई एम गोइंग टू कॉल दिस वी नॉट, ठीक है जी, ये मेरा वी नॉट है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन कहां से आती है, क्या है ये क्या नहीं, आपको ये नहीं सोचने की जरूरत कि इक्वेशन कहां से आई है, दिस ये आपको याद करना है, ठीक है जी। दिस इज फॉलोइंग अ डिके इक्वेशन। डिके इक्वेशन जो है वो आपकी फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। खौफनाक चीज है ये, आज से पहले आपने कभी अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं देखी होगी, लेकिन आज आपको ये देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? ये बोल रही है कि जो आपका जो वोल्टेज जो है, वोल्टेज की वैल्यू जो है, यू कैन गिव दैट थ्रू वी नॉट। वी नॉट क्या है? वी नॉट वो सप्लाई वोल्टेज जहां तक ये पहुंचेगा, ठीक है, अपने मैक्सिमम वोल्टेज है जहां तक ये पहुंचेगा, तो वी नॉट इज द मैक्स वोल्टेज। जैसे सिंपल हार्मोनिक्स में ए नॉट था, वी नॉट था, एक्स नॉट था, मैक्सिमम चीजें थी, इसमें भी ये वी नॉट भी आज मैक्सिमम ही है। तो वी नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आरसी, ठीक है जी। ये आपकी क्या है? वोल्टेज की इक्वेशन हो गई फॉर चार्जिंग। अच्छा, अब इसमें भी बारी बारी ये चीज समझ लें, क्योंकि कुछ बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ी होगी या उनको थोड़ी सी चीजें अनक्लियर होंगी, तो वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, कैसे करना है, इसमें सवाल क्या करना है। अच्छा, नाउ वी नॉट तो जो वैल्यू होगी वो हो गई, ब्रैकेट्स में 1 है, 1 भी हमें पता है, माइनस ई। ये ई क्या है? ये ई जो है वो दैट इज बेसिकली दिस ई इज बेसिकली ऑयलर्स नंबर, ठीक है जी। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है जी। एंड दिस इज आई डोंट रिमेंबर 2.17 है 2.77 समथिंग है ये, ठीक है जी। दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है जी। ये आपको अपने कैलकुलेटर में आराम से मिल जाएगा। या तो बटन दिया हुआ होगा आपको ln, और उसके ऊपर आपको नजर आएगा ये छोटा सा e विद अ बॉक्स, ठीक है जी। ln एक बटन होगा, उसके ऊपर एक छोटा सा e नजर आ रहा है, शिफ्ट दबा के ln दबाओगे तो फिर वो e आ जाएगा, उसके ऊपर एक बक्सा आ जाएगा, ठीक है। e टू द पावर 1 लिखोगे, e की वैल्यू आ जाएगी, e की वैल्यू है 2.718। दिस इज अ कांस्टेंट, जैसे पाई कांस्टेंट है, पाई भी कैलकुलेटर में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो जो कांस्टेंट्स है, अब ये ई भी एक कांस्टेंट है, बड़ा मशहूर कांस्टेंट है। डिके जो भी चीजें डिकेइंग टाइप ऑफ शेप फॉलो करती है तो उसमें ई हमेशा आता है, ठीक है। तो ये ई जो है वो इसकी वैल्यू 2.718 है, ठीक है ना। ये ई है, ई की पावर क्या है? ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी है,
यानी ई की पूरी पावर में ये जो पूरा ई के ऊपर बक्सा जो आपको नजर आ रहा है कैलकुलेटर में, उसमें ये पूरी चीज जाएगी माइनस टी ओवर आरसी। माइनस टी क्या है? माइनस टी ये टाइम की एक्सिस, मतलब आप निकालना चाह रहे हो यार भाई एक सेकंड पे क्या वोल्टेज होगा, ठीक है, तो आप यहाँ टी की जगह 1 डालोगे, ठीक है जी। आप वी नॉट आपको पता होगा ग्राफ में से, या आपको बताया होगा, या आपको पता होगा कि सप्लाई वोल्टेज चार्ज करो, तो वो यहाँ पे डालोगे, ठीक है जी। आरसी, आरसी कहां से आएगा वो आपको सर्किट का भी बता के देंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये आरसी जो टाइम कॉन्स्टेंट था, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बता के देंगे, जो चार्ज कर रही है जो डिस्चार्ज कर रही है, ठीक है। इज इट 1 और एल ई के साथ है? एक सेकंड, इवन आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग, एक सेकंड रुको। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आरसी जो है वो बताया होगा, आरसी बताया होगा जो चार्ज कर रहे हैं डिस्चार्ज, कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा रेजिस्टेंस के अंदर लगी हुई है। तो आरसी ये बेसिकली, आरसी इधर लिखा हुआ है, ये बेसिकली वही टाइम कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट यहाँ पे आता है, ठीक है जी। यानी बेसिकली ई के ऊपर जो पावर है वो टाइम का रेशियो है, माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट, ठीक है जी। माइनस टी अपॉन आरसी लिखा हुआ है फॉर योर कन्वीनियंस, सही है। सो V इक्वल्स टू V नॉट 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आरसी, ठीक है जी। अच्छा, नाउ आपको ये नहीं घबराना है कि मुझे ऑयलर्स नंबर याद करना पड़ेगा या आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। छोटा सा एक केस भी सॉल्व कर ले ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। क्या केस सॉल्व करें भाई? 9 अगर V नॉट है फॉर एग्जाम्पल, आपको निकालना है 3 सेकंड पे मेरा वोल्टेज क्या आ रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज V। तो आपने डाला V विल इक्वल्स टू V नॉट 9 1 माइनस ई कैलकुलेटर में ही है तो इसको वैल्यू लिखनी जरूरत ई। अब माइनस टी आप 3 सेकंड में लगाना चाह रहे हो, और मैं फर्ज आपको बोलता हूं रेजिस्टेंस आपकी 100 ओम थी, कैपेसिटेंस आपका 1 फैराड था, तो आपका ये क्या हो गया 100 ओम इंटू 1, और ये हो गया, यानी ये -3/100 आ रही है इसकी पावर, ठीक है। अब आपके कैलकुलेटर में कैसे जाएगा ये? आपके कैलकुलेटर में जाएगा भाई, आप 9 लिखोगे, ब्रैकेट डालोगे, ठीक है जी, 1 माइनस, फिर ई डालोगे, ई का सिंबल आपको मिलेगा एल एन के ऊपर, ठीक है। एल एन के ऊपर शिफ्ट दबा के एल एन दबाओगे तो ई आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा। फिर उसकी पावर की जगह आप उसकी पावर लिखोगे, पावर लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करके आप कैलकुलेट कर दो। मेरे पास बी जो आ रहा है वो आ रहा है 0.265, ठीक है। सब बच्चे एक दफा करके देख ले, जिनको अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उनको ये बात क्लियर हो जाए कि ये वोल्टेज कैसे निकल रहा है, ठीक है। और आई होप जिनको नहीं पता था कि ई कहाँ है, वो एल एन के ऊपर है, इट इज डायरेक्टली अबव एल एन, यानी शिफ्ट दबा के एल एन दबाओगे तो ई आ जाएगा आपके पास विद इट्स पावर। एमन नजर आया ई? बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? यहां से कौन कौन है जिसको मैथ्स नहीं पढ़ी है उसने, ए टू मैथ्स? ठीक है, आगे चले। ओके, नाउ वोल्टेज भी ऐसा ही फॉलो होगा, एंड सिमिलरली जो चार्ज का भी जो ग्राफ होगा, ठीक है, चार्ज का भी जो ग्राफ बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चार्ज, नाउ अब ये क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट हो जाएगा, जो मैक्सिमम चार्ज आप स्टोर करना चाह रहे हो, एंड देन क्यू विल इक्वल्स टू क्यू नॉट, ठीक है। यानी वोल्टेज और चार्ज, जब चार्ज कर रहे हो, जैसे हमने पढ़ा था भाई, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज डेवलप होगा, आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज डेवलप होगा, तो एक पॉइंट तक आके चार्ज को रुकना है। क्यों? बिकॉज आप अपनी सप्लाई वोल्टेज तक ही वोल्टेज चार्ज कर सकते हो, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते आप एक कैपेसिटर, तो उसी वैल्यू तक, मतलब एक वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो जाना है दोनों ने, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हाँ, पहले बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है, आहिस्ता 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 होते 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 ये कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं दोनों, ठीक है। मतलब दोनों एक वैल्यू पे कांस्टेंट जाते हैं। चार्जिंग में वोल्टेज और चार्ज जो है वो सेम इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, सेम डिके इक्वेशन फॉलो करते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर, वो इक्वेशन फॉलो करते हैं, ठीक है जी। करंट के साथ थोड़ी सी कहानी उलट होगी, जो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होगी उसमें। भाई देखो, बैटरी है, चार्ज कर रही है कैपेसिटर को, ठीक है, लेट्स पुट अ रेजिस्टेंस ताकि वो भी चीज मिस्टेक ना हो, और ये कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। अच्छा, ना बैटरी जब चार्ज करती है तो क्या होगा, शुरू में ये होगा कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। क्यों? इसलिए फ्लो करेगा क्योंकि बैटरी थी 9 वोल्ट पे, है ना, बैटरी 9 वोल्ट पे थी, कैपेसिटर 0 वोल्ट पे था, ऐसा ही था, कैपेसिटर 0 वोल्ट से बढ़ना शुरू हुआ, बैटरी 9 वोल्ट पे। जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा था तब करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, तब तो करंट भर भर के जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भर भर के निकलेंगे यहाँ से कैपेसिटर में जाने के लिए, ठीक है। मतलब वो नहीं लंगर बट होता है, इलेक्ट्रॉन वैसे निकलेंगे इसमें से, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, यानी 2 वोल्ट पे पहुंचेगा तो करंट थोड़ा सा कम होगा, फिर 4 वोल्ट पे पहुंचेगा, फिर करंट थोड़ा सा और कम होगा, ठीक है जी, फिर 8 वोल्ट पे पहुंचेगा,
फिर करंट बहुत कम होगा। फिर जब ये 9 वोल्ट पे पहुंच जाएगा तो करंट रुक जाएगा, फिर करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ही, क्यों फ्लो करे करंट। करंट ओनली फ्लोज व्हेन यू हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब वोल्टेज होता है। जब वोल्टेज ही नहीं बचा, 9 वोल्ट में से 9 वोल्ट निकाल दो, जीरो ही रह गया, जब कोई जरूरत ही नहीं है फ्लो करने की, जब सब कुछ चार्ज हो चुका है, जब देयर इज नो डिसबैलेंस ऑफ चार्ज, तो करंट वुड नॉट फ्लो। करंट को यहां जाके क्या फायदा मिलने वाला है, वो रेजिस्टेंस से क्यों जाए बिलावरी में, तो वो अपने पास ही रहेगा, उधर ही रहेगा। तो उस वक्त करंट जो है वो सर्किट में जीरो हो जाता है। तो करंट की कहानी थोड़ी सी उलट है। करंट की कहानी क्या उलट है, करंट की कहानी ये उलट है, चार्जिंग के दौरान करंट जो है वो शुरू में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता 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 इवेंचुअली जीरो पे उसने कांस्टेंट होता है। तो करंट का जो है वो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये भी हम देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा, और इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सो कॉपी दीज थिंग्स। एंड दिस इज आई नॉट, एंड ओके लेट्स रिमूव दिस। ठीक है। तो करंट क्या फॉलो करता है, करंट शुरू करता है एक बड़ी वैल्यू से, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिके होता 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 ये इवेंचुअली जीरो पे आ जाए। ठीक है। अब इसकी जो डिके इक्वेशन है वो डिके इक्वेशन ये है, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस टी ओवर आर। ठीक है। सही मायनों में अगर पूछोगे तो डिके इक्वेशन इसी को कहेंगे जिसमें चीज बाकायदा डिके कर रही है। ठीक है। वो जो दो ग्राफ्स थे वो डिके का उल्टा थे। ठीक है, मतलब है शेप वही लेकिन उल्टी है, तो इसलिए उसमें से वन में से ई माइनस कर, सिर्फ वो कहानी उतनी। लेकिन असली मायनों में डिके इक्वेशन ये कहलाती है जिसमें ई और उसकी कुछ ना कुछ पावर, ई इज बेसिकली योर डिके कांस्टेंट, उसकी पावर जब माइनस करे तो वो चीजों को डिके करवाता है, वो चीजों को खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। तो दिस इज बेसिकली योर डिके इक्वेशन। बस चार्जिंग में वोल्टेज और चार्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, इसलिए इनका उल्टा डिके था, तो इसलिए वन माइनस ई करना पड़ा। ठीक है। सही मायनों में डिके इक्वेशन यही चीज है, ई माइनस टी ओवर आर सी। बस ये आपको ग्राफ्स याद रखने हैं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूलाज भी याद रखने। फॉर्मूलाज क्यों याद रखने हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, अभी क्लियर करता हूं। जब हम डिस्चार्जिंग जो है वो पढ़ लेते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ आसानी प्रोड्यूस करूंगा, और फिर हमें क्योंकि इधर लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को लोगैरिथम्स वगैरह नहीं आते हैं, तो उधर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर लोगैरिथम्स नहीं आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में लोगैरिथम सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है जी। तो ये तीन आपके चार्जिंग के ग्राफ्स हैं। करंट वाला इज प्योर डिके, वोल्टेज एंड चार्ज वाला आर इनवर्स डिकेस, वो बढ़ते हैं, चार्ज करंट हमेशा कम ही होता है। ठीक है जी। अब हम जरा डिस्चार्जिंग में जाते हैं। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या, डिस्चार्जिंग का मतलब ये हो गया, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका सर्किट बनाना चाहूं तो सर्किट जो है वो इसका कुछ ऐसा होगा कि भाई आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ था, और जो है आप इसको डिस्चार्ज करवा रहे हो। कैसे डिस्चार्ज करो, मे बी थ्रू रेजिस्टेंस फ्लो कर दो, रेजिस्टेंस में से चले भेज दो करंट को। तो आहिस्ता आहिस्ता जब रेजिस्टर में से जाएगा तो रेजिस्टर को काम है एनर्जी जाया करना, हीट बनाना। तो अगर फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर जो है वो 9 वोल्ट पे चार्ज था, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये 9 वोल्ट जब इसमें से जब इसको रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दोगे तो ये रेजिस्टर क्या कहेगा, इसका 9 वोल्ट खाता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टर क्या डिमांड करता है, रेजिस्टर कहता है भाई करंट मेरे से तो फ्लो करो, मैं इसको गर्माई बना दूंगा। ठीक है जी। रेजिस्टर का तो काम ये है, तो उसमें करंट फ्लो करेगा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो रेजिस्टेंस सारी वो करंट लेके गर्माहट बना बना के जाया कर देगा। इवेंचुअली होगा 9 से 8 पे जाएगा, 8 से फिर 7 पे जाएगा, फिर इवेंचुअली करता 3 2 और फिर 1, और फिर इवेंचुअली ये हो जाएगा कंप्लीटली जीरो। तो डिस्चार्जिंग वाली कहानी ये है, कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, उसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर। चार्जिंग वाली कहानी क्या थी, चार्जिंग वाली कहानी ये है, बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर पहले चार्ज नहीं था, जीरो वोल्टेज पे था, जीरो चार्ज पे था, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको चार्ज किया है। तो ये जब भी चार्जिंग के कर्व बने, करंट का कर्व हमेशा डिकेइंग ही बनेगा। क्यों, बिकॉज करंट पहले ज्यादा फ्लो करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया तो करंट फ्लो के क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता, तो करंट आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाता है। अब चलते हैं डिस्चार्जिंग के कर्व्स पे। ये आपका जो है वो सी, और ये आपका जो है ये सी है अभी भी, ये रेजिस्टेंस है आपकी अभी भी। ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही टाइम कांस्टेंट है, इसमें भी टाइम कांस्टेंट आरसी ही है। ठीक है जी। टाइम कांस्टेंट क्या है, वो डिस्चार्जिंग या चार्जिंग के लिए दोनों के लिए सेम है। भाई जिस रेजिस्टर से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। अब डिस्चार्ज हो रहा है तो जो कैपेसिटर जिस रेजिस्टेंस में डिस्चार्ज कर रहा है वो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, अब डिस्चार्ज करते हुए अब कहानी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं भाई। कहानी दोबारा क्या, कहानी ये है कि अगर आप वोल्टेज का ग्राफ बनाना चाहो अगेंस्ट टाइम तो क्या होगा, अब सही मायनों में डिके आएगा। क्यों भाई, पहले ये 9 वोल्ट पे था, अब आहिस्ता आहिस्ता 0 वोल्ट पे जाएगा। तो ये शुरू हुआ था अपनी किसी वी नॉट वैल्यू पे, और आहिस्ता आहिस्ता डिके होता 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 कहां तक जाएगा, ये 0 पे पहुंच जाएगा। डिस्चार्जिंग में ये कर्व फॉलो, और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी फिर वो आपकी डिके इक्वेशन ये माइनस टी ओवर आर सी आ जाएगी। ठीक है जी, वी विल इक्वल्स टू वी नॉट माइनस टी ओवर आर सी। ये आपकी प्योर डिके इक्वेशन है। जब इसका उलट करना पड़ता है 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी करना। ठीक है, सिमिलरली चार्ज और वोल्टेज सेम ग्राफ फॉलो करते हैं, तो इसमें चार्ज को भी क्या होगा, इसमें चार्ज को भी वही होगा भाई। एक इधर अगर अब चार्ज का ग्राफ बनाना चाहूं, क्यू है ये, तो ये क्यू नॉट होगा। ठीक है जी, एंड देन व्हाट यू विल हैव क्यू विल इक्वल्स टू क्यू नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी। वही चार्ज वही ग्राफ फॉलो होगा। ये भी मैक्सिमम से 0 पे, ये भी मैक्सिमम से 0 पे। क्यों, क्योंकि पहले कैपेसिटर चार्ज था, आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होता हुआ अपना ये चार्ज खत्म कर रहा है, 0 पे आ रहा है। दोनों के लिए कहानी वही होगी। करंट के लिए भी सरप्राइजिंगली कहानी वही होगी, करंट के लिए भी कहानी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यही वाला ग्राफ उठा रहा हूं और वो भी हम पढ़ते हैं, वो भी समझते हैं करंट के लिए कहानी वो क्यों है। करंट भी अभी भी डिस्चार्जिंग वाली केस में भी करंट यही ग्राफ फॉलो करेगा। वो क्यों है वो समझ ले। वो इसलिए क्योंकि देखो, पहले कैपेसिटर था 9 वोल्ट पे चार्ज, अब 9 वोल्ट पे चार्ज है, रेजिस्टर तो 0 वोल्ट पे है। ठीक है, अब रेजिस्टर के अक्रॉस ये प्रोड्यूस कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट्स। ठीक है, जब इसने ये प्रोड्यूस हो तो करंट तो भर भर के जाएगा। जब इसने ये 9 वोल्ट इस पे लगाना शुरू किए तो करंट भर भर के जाने से 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अब करंट जाएगा। चलो चलो शाबाश, चलो चलो। ठीक है, करंट जा रहा है। अब मसला क्या है, रेजिस्टर उसमें जाया कर रहा है, हीट बना रहा है। तो ये 9 वोल्ट से फिर क्या हुआ, ये फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट, 9 वोल्ट से 8 7 6 हो गए। अच्छा, जब 6 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब मसला क्या है, अब करंट को इतना वोल्टेज नहीं मिल रहा कि वो फ्लो करे, तो अब करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा भाई, सिमिलरली रेजिस्टर का काम क्या है, जाया करेगा करंट को, एनर्जी को जाया करेगा। तो उसने जाया किया, ये 9 वोल्ट को ये ले गया 3 वोल्ट पे। अब 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब करंट और भी छोटा फ्लो करेगा, करंट और भी उसका दिल नहीं चाहेगा 3 वोल्ट के उसमें क्या फ्लो करेगा, तो और भी छोटा हो जाएगा करंट। इस तरह से रेजिस्टर फिर दोबारा से करंट एनर्जी जाया करेगा तो फिर दोबारा से वोल्टेज गिरेगा ऊपर वाला। ऊपर गिरता 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 इवेंचुअली ये 0 वोल्ट पे पहुंचता है, जो हमने इधर दिखाया 9 वोल्ट से 0 वोल्ट पे पहुंचा ये। और करंट को क्या होगा, करंट पहले शुरू में क्योंकि पहले पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का था तब ज्यादा जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वोल्टेज 0 हो गया, जब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट का हो गया, तब करंट क्या क्यों जाएगा, किस खुशी में जाएगा, जब वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है तो क्यों जाएगा, इट विल नॉट गो। ये भी 0 वोल्ट हो गया, कैपेसिटर भी 0 वोल्ट हो गया, ये भी 0 वोल्ट हो गया, खत्म कहानी, करंट भी फ्लो नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस केस में भी करंट भी वही ग्राफ फॉलो करेगा, इट विल स्टिल फॉलो अ डिकेइंग कर्व। और एक कैपेसिटर की ये सबसे अच्छी निशानी है कि उसमें हमेशा से करंट जो है वो ये हमेशा से डिके वाला ही ये फॉलो करता है। ठीक है, तो दीज आर योर 3 चार्जिंग ग्राफ्स एंड 3 डिस्चार्जिंग ग्राफ्स विच यू नीड टू नो। ठीक है, वोल्टेज का भी, चार्ज का भी, करंट का भी, फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑल ऑफ देम यू नीड टू नो दीज ग्राफ्स। अच्छा, गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है कि आपको ये जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये आपको अपनी डेटा बुकलेट में मिल जाएगी। यू विल फाइंड दिस इन योर डेटा बुकलेट, ये आपकी डेटा बुकलेट में है। और इसका बेसिकली डिके इक्वेशन ऑफ वोल्टेज ही है ऑफ अ कैपेसिटर। दिस इज द डिके इक्वेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर, ये दी भी आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की हेडिंग के नीचे आपको मिल जाएगी ये। तो यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस इक्वेशन। ठीक है, इनफैक्ट आपको कोई भी डिके वाली इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डेटा बुकलेट में दी है। दिस वन इज गिवन टू यू। आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है कैपेसिटर के साथ हो क्या रहा है। डिस्चार्जिंग वाली केस में क्या हो रहा है, चार्जिंग वाली केस में क्या हो रहा है भाई। डिस्चार्जिंग में तो अब आपको ये डेटा बुकलेट में दी है, तो आपने ये याद रखना है, अपने दिमाग में रखो कि डिस्चार्जिंग में ग्राफ्स की शेप क्या है, चार्जिंग में ग्राफ्स की शेप क्या है। डिस्चार्जिंग में वोल्टेज डिस्चार्ज होता है, ठीक है जी, डीके इक्वेशन। डिस्चार्जिंग में चार्ज डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डीके इक्वेशन। डिस्चार्जिंग में करंट डिस्चार्ज होता है, करंट कम होता है आहिस्ता आहिस्ता, डीके इक्वेशन। चार्जिंग में वोल्टेज बढ़ता है, डीके इक्वेशन का उल्टा, यानी बस 1 माइनस करना, यानी इक्वेशन दी हुई है उसमें से बस 1 माइनस करना है, बस ये देख लो 1 कहां लगा हुआ है, खत्म कहानी। चार्ज वोल्टेज वाला ही फॉलो करता है चार्जिंग में, तो उसमें भी 1 माइनस करना पड़ेगा। करंट हमेशा डिके की तरह फॉलो करता है, तो वही वही है। यू विल फाइंड दिस इक्वेशन ऑलवेज 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 इन योर डेटा बुकलेट, ये हमेशा दी हुई होगी।
और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी यही है, क्योंकि सवाल जो पूछे जाते हैं वो इसी के पूछे जाते हैं अक्सर बेशतर। ठीक है, ये चीज समझो थोड़ी सी रिलेटिवली न्यू है, क्वेश्चंस इतने पासवर्ड क्वेश्चंस नहीं है कि इस पे के जो है वो बहुत ज्यादा आया हो। पहले पासवर्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, जैसे कैपेसिटेंस निकालना, टोटल मैक्सिमम वोल्टेज निकालना, वो थे। अब कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, ये चीज आई, डिके इक्वेशन आई। ठीक है, तो ये डिके इक्वेशन आपको डेटा बुक में दी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, जितने सवाल आए हैं वो इसको पर ही रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। आपने बस ये याद रखना है और कैपेसिटर की ग्राफ्स की शेप्स याद रखनी है, कौन सा क्या है, वो उसके हिसाब से आप अपनी इक्वेशन वर्कआउट कर लोगे। भाई क्यू का पूछा हुआ तो क्यू क्यू डाल दो, आई का पूछा हुआ आई आई डाल दो, ग्राफ की शेप याद रखे कर लो, खत्म कहानी। अगर चार्जिंग वाली है तो 1 माइनस कर दो, खत्म कहानी, अगर उलट हो रहा है, बस ये है। ठीक है, तो वी स्टडीड ऑल ऑफ दीज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाले ग्राफ्स, एंड आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू दिस ई दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी, ये बेसिकली 2.77 है, पता नहीं 77 को जिस तरह से जाता है, ये ई है, दिस इज ऑयलर्स नंबर। ठीक है जी, ये बड़ा नायाब नंबर है, जैसे पाए बड़ा नायाब नंबर है, ई बड़ा नायाब नंबर है, गोल्डन रेशियो बड़ा नायाब नंबर है, मतलब यू ट्रेंड टू फाइंड देम एवरीवेयर। ठीक है जी, ये ई अक्सर और बेशतर सारी की सारी डिके इक्वेशंस में आता है। ठीक है जी, मतलब फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होती है, मतलब जैसे 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 आबादी बढ़ती जाती है, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, तो उसमें भी उसको भी आप मॉडल कर सकते हो यूजिंग इन ई। ठीक है जी, इसी तरह एक जो है वो पॉपुलेशन डेड हो रही है बिकॉज ऑफ सम पैरासाइट, तो वो भी इस ई की किसी ना किसी इक्वेशन से मॉड्यूलेट हो सकता है, वो सारी कहानी। ठीक है जी, तो इन एनी ऑफ द डिके थिंग्स यू विल बी फाइंडिंग दिस ई। तो हमें क्या समझना है, हमें अभी ये समझना है कि भाई थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा सबके लिए, जिनको A2 मैथ्स पढ़ी है उनके लिए तो काफी आसान हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट सा मेथड बताऊंगा, उनको जो याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जरा ये ई और इसके साथ जो है एक और चीज एल एन भी समझ लेते हैं, व्हाट इज एन एल एन एंड व्हाट इज एन ई। अच्छा, नाउ ई इज अ कांस्टेंट। ठीक है जी, ई इज अ कांस्टेंट, और एल एन जो इस्तेमाल किया जाता है, एल एन इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव ई। मतलब अगर मैं ln और e कर दूं, इफ आई पुट एन ln एंड e, तो दैट इक्वल्स टू अ 1। ठीक है जी, you need for the non-math students, I want you guys to remember what I want you guys to remember, that an ln e is basically equals to a 1। ठीक है जी, एंड और क्या याद रखना है कि जब भी मैं किसी भी चीज का ln लेता हूं, ठीक है जी, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ln लेता हूं ऑफ e और e के ऊपर पावर थी, इस दफा पावर डाल देते हैं, e के ऊपर पावर थी a, सो ये क्या हो जाएगा, अब जब भी यू टेक इन ln ऑफ एनीथिंग, उसकी जो पावर होती है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, जस्ट पुल दिस पावर आउट, ये बन गया a, ln e क्या बच गया, ln e 1 बन गया, तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया। ठीक है, सो आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर फॉर फिजिक्स, e क्या है, e इज अ कांस्टेंट, e को हटाने का तरीका क्या है, e को हटाने का तरीका है ln लगा दो, ln जब लगाओगे तो ln e 1 बन जाता है। अगर e पे कोई भी पावर हो तो बस उसको क्या करोगे, उसको बाहर खींच के ले आओगे और ln e को फिर 1 कर दोगे। दैट्स ऑल आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर, जो मेरे नॉन मैथ स्टूडेंट्स है फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो जरा इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारी कहानी क्लियर हो। ठीक है, अच्छा, e की पावर x इक्वल्स टू 2, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालूंगा, ये e को हटाने की कोशिश करते हैं, कैसे हटाएंगे, ln लगाएंगे, ln e x, अब ln एक साइड पे लगा रहा तो ln दूसरी साइड भी लगाना पड़ेगा, ln 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये x बाहर आ जाएगा बिकॉज इज इन पावर, x ln e विल इक्वल्स टू ln 2, ln e क्या हो जाता है, ln e हो जाता है 1, सो बेसिकली x इक्वल्स टू एन ln 2। ठीक है, एंड यू कैन इवैल्यूएट एन ln 2 इन योर कैलकुलेटर, ln वाला बटन आपको मिल जाएगा, जो मैंने बताया था कि एक बटन होगा ln, उसके ऊपर शिफ्ट दबा के ln दबाओगे तो e वाला आ जाता है। ठीक है जी, सो ln आ जाएगा आपके पास, ln और 2 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.693 आ रही है इन दिस केस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ 0.693। ठीक है जी, जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स थे, वजी हाँ आपने बोला था कि मुझे रिवाइज करवा देता था, बेचारे जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए सैडली, और अरीबा आपको क्लियर हो रहा है, आई एम प्रीटी श्योर यू आल्सो नॉन मैथ स्टूडेंट, और कोई तो नहीं है ना यहाँ पे नॉन मैथ स्टूडेंट, एमन थी सॉरी, हाँ एमन शेख, यस एमन शेख है, एमन शेख आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये सिर्फ मैं नॉन मैथ्स के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है A2 मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो कहेंगे यार ये तभी दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, e की पावर 9/2 है इक्वल्स टू 1 - x।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें x देखो बाहर ही है, ठीक है, तो मुझे इधर x को इधर लेके आने की जरूरत नहीं, मुझे ln करके x बाहर नहीं करना, x अलग से ही पड़ा हुआ है, x को अलग ही रहने देते हैं। x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, लेट्स टेक x ओवर देयर और इस चीज को उधर भेज देते हैं, सो 1 माइनस e की पावर 9/2। ठीक है, ये भी आप कैलकुलेटर में वैल्यूएट कर सकते हो। ये क्या आ जाएगी? कैलकुलेटर में लिखो 1 देन माइनस e और e की पावर 9/2 लिखेंगे आप, तो आपके पास ये आ रहा होगा -89.02 समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सिर्फ ये होगा कि जब भी e की ये पावर इधर लेके आनी पड़ेगी ना, तो ln लगाना पड़ेगा। ठीक है, या e को हटाना पड़ेगा पूरी इसमें से, तो उसमें से वो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ex into e3x will equals to 2। ठीक है, अब आपने जो अपनी इंडाइसिस के लॉज पढ़े थे ओ लेवल्स में, वो इधर ही अप्लाई होंगे। जब दो सेम बेसिस होती हैं, वो जब मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स एड अप हो जाती हैं। सो बेसिकली ex into e3x will become e4x, that shall be equals to a 2। अच्छा, अब मुझे ये x को लेके आना है आगे, तो ऐसा करते हैं ln लगा देते हैं ऑन बोथ साइड्स। ये लगाया और ये भी ln2 कर देते हैं। सो ये करने पे 4x बाहर आ गया और ln e इक्वल्स टू ln2 हो गया। आपको पता है ln e कैंसिल 1 बन जाता है, और इसके बाद आपके पास x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा ln2/4, जिसकी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में या डेसिमल वैल्यूज में आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, बाकी सिग्निफिकेंट में या डेसिमल में आप कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, फॉर द नॉन मैथ स्टूडेंट्स और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी जरा इसको सॉल्व करके, लास्ट वाली एग्जांपल को सॉल्व करके मुझे अगर आंसर बता दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 0.17। नॉन मैथ्स, जो मैथ्स वाले हैं उनके तो बहुत आसान होगा। जो नॉन मैथ्स वाले हैं, इफ दे कैन सॉल्व दी लास्ट क्वेश्चन डी पार्ट एंड गिव मी द आंसर फॉर x, व्हाट इज द वैल्यू फॉर x। ठीक है, अच्छा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखो, e की टर्म्स को पहले से जोड़ना है, तो ऐसा करते हैं, इस e को जरा उधर डिवाइड करते हैं, उधर भेज दें डिवीजन के लिए। सो e की पावर 5 अपॉन e की पावर x विल इक्वल्स टू 20। दो सेम बेसिस जब डिवाइड हो रही थी तो उनकी पावर्स क्या हो जाती थी? सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, तो e की पावर 5 माइनस x विल इक्वल्स टू 20। ठीक है, अच्छा, अब e को हटा लेते हैं। लेट्स लेट्स नाउ पुट इन ln, और इधर भी हम ln लगा देते हैं। ठीक है जी, ln लगाने पे 5 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, ln e अंदर रह जाएगा, ये चीज ln20 आ जाएगी। ठीक है, ln e कैंसिल, वो 1 बन जाएगा, एंड देन वी सी दैट x विल बी इक्वल्स टू 5 minus ln20, which is working out to be a 2.00, right? 5 minus ln20, that is 2.00, something like that। ठीक है जी, ठीक है अरीबा, ठीक है एमन और वजीहा, आपको भी ये रिवाइज हो गया सब कुछ, पूरी कहानी। Now I'm going to do one derivation with you. You need to know this derivation। भी आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि मैं डेरिवेशन करके नहीं जाऊं। ये अगर यहाँ पे नहीं आई तो रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आ जाएगी, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में नहीं आई तो मेडिकल फिजिक्स वाले चैप्टर में नहीं, मतलब आएगी जरूर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, ये आनी है। एंड दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ ए कैपेसिटर, हाफ लाइफ ऑफ ए कैपेसिटर। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर दिस हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ की जैसे टाइम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन थी, तो हाफ लाइफ की भी दो पर्सपेक्टिव आप ले सकते हो। दो पर्सपेक्टिव क्या ले सकते हो? द टाइम टेकन बाय अ कैपेसिटर टू चार्ज टू हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, टू हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा? दूसरा पर्सपेक्टिव हो जाएगा द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है जी, सो द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर, तो आई एम गोइंग टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मैं ये वाली डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा फॉर द हाफ लाइफ ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स डू दैट। अच्छा, नाउ
what I'm going to do, I'm going to use this formula V equals to V नॉट E माइनस टी ओवर RC। ठीक है, डिस्चार्जिंग के दौरान वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वो ये है V इक्वल्स टू V नॉट E माइनस टी ओवर RC। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज दिस। अक्सर और बेशतर आपको कैलकुलेशन भी जो आएगी वो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए यू विल हैव टू डू, क्योंकि डेटा बुकलेट में दिया हुआ है एंड दे डोंट रियली, मतलब जहां तक मैंने देखे पास अभी तक दे हैव नॉट रियली आस्क्ड यू टू नो एनी ऑफ द अदर फॉर्मूलाज। बस ये है कि पढ़ा दिया, ठीक है, कोर्स में है, हो सकता है ना है, लेकिन सबसे पॉपुलर चीज जो अब तक आई हुई है और जो यकीनन आती है वो ये वाला फॉर्मूला तो आता ही आता है। ठीक है, वो डेटा बुकलेट में दिया हुआ अच्छी बात है, बाकी सारा आप रिलेट करके वैसे भी निकाल लोगे। आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए एंड द सेकंड डेफिनेशन आई एम गोइंग टू वर्क दिस आउट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू से दैट द डिके इक्वेशन ऑफ ए डिस्चार्जिंग कैपेसिटर इज V इक्वल्स टू V नॉट E माइनस टी ओवर RC। ठीक है जी, अच्छा नाउ V नॉट को जरा याद रखें, फॉर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V नॉट वाज द इनिशियल वैल्यू। ठीक है जी, V नॉट आपकी इनिशियल वैल्यू थी, यानी मैक्सिमम वैल्यू थी। अच्छा, अगर मैं हाफ लाइफ निकाल रहा हूं, अच्छा हाफ लाइफ को हम लिखते हैं लेट्स से दैट T और उसका सबस्क्रिप्ट हाफ। ठीक है जी, ये हाफ मल्टीप्लाई में सबस्क्रिप्ट है हाफ। ठीक है, सो दिस आई एम गोइंग टू से द सिंबल फॉर हाफ लाइफ। ठीक है, अच्छा अगर मुझे ये T हाफ निकालना है तो मैं बेसिकली कहां तक चाह रहा हूं वोल्टेज जाए, V नॉट अपॉन 2 तक जाए। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज V नॉट अपॉन 2, वहां तक जाना है मुझे। V नॉट E, ये क्या टाइम आएगा, ये टाइम होगा द हाफ लाइफ एंड दैट डिवाइडेड बाय RC। ठीक है जी, ये सब कुछ जो लिख रहा हूं माइनस टी हाफ डिवाइडेड बाय RC, ये E की पावर। ठीक है, अच्छा नाउ यू सी V नॉट कैंसल। ठीक है, देन वी सी दैट 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू E एंड माइनस टी हाफ डिवाइडेड बाय RC। अच्छा नाउ अब E में से ये माइनस टी हाफ बाहर निकालना है, तो ऐसा करते हैं, लेट्स V नॉट हाफ से क्यों डिवाइड किया, द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी V नॉट अगर हाफ, अगर उसकी V नॉट इनिशियल वैल्यू थी तो हमें कहां तक जाना है, हमें V नॉट ओवर 2 तक जाना। ठीक है, तो इसलिए V की जगह V नॉट ओवर 2 रखा। सही है, अच्छा ये आ गया हमारे पास। एक काम करते हैं, एक काम ये कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। E माइनस टी हाफ था ये डिवाइडेड बाय RC। अच्छा माइनस है ये पावर, माइनस का पावर ये था कि मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं, तो एक काम कर ले, इसको डिनोमिनेटर में ले जाता था। ये आ गया क्या चीज, 1 अपॉन 2 विल इक्वल्स टू 1 अपॉन E देन माइनस टी हाफ, किसी का माइक खुल गया है तो चेक कर ले, एंड डिवाइडेड बाय RC, सॉरी माइनस था, इसको नीचे लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, सो टी हाफ डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, टी हाफ डिवाइड बाय RC। अब ऐसा करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, सो ये क्या आएगा, E टी हाफ डिवाइडेड बाय RC शैल इक्वल्स टू 2। अब E को हटाना है तो ln लगा लेते हैं, इधर भी ln लगा लेते हैं। जब ln लगाओगे तो ये जो पावर थी बाहर आ जाएगी, यानी टी हाफ डिवाइडेड बाय RC शैल इक्वल्स टू एन ln2। ठीक है, ln E कैंसिल 1, वो मैंने हटा दिया वैसे शुरू से। अब टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ गया, टी हाफ का फॉर्मूला आ गया RC ln2। ठीक है, यू नीड टू नो दिस डेरिवेशन। हमेशा जिस भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ाऊं, मैं आपको मेडिकल फिजिक्स चैप्टर में पढ़ाऊं, हर जगह डेरिवेशन यही होगी। एक इक्वेशन होगी, डिके इक्वेशन ऐसी ही फॉर्म की होगी, बस सिंबल्स डिफरेंट होंगे। आपने क्या लेना है, आपने अपनी इनिशियल वैल्यू को हाफ लेना है, वो लेने के बाद आपने बस सिंपली सॉल्व कर देना है ln लगा के वगैरह वगैरह करके, फिर आपके पास टी हाफ अलग होके हो जाएगा। इस केस में फॉर अ कैपेसिटर द हाफ लाइफ ऑफ अ कैपेसिटर इज RC ln2। ठीक है जी, ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेशन एक ही तरीके से है, मतलब द इनिशियल स्टेप इज द थिंग दैट यू रियली नीड टू नो, बाकी सब कुछ मैथ्स ही है। ठीक है, तो बस उसको ध्यान में रखिएगा। ये अगर कैपेसिटर वाले चैप्टर में नहीं आती तो रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में लाजमी आ रही, अगर रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में नहीं आ रही तो मेडिकल फिजिक्स वाले चैप्टर में लाजमी आ रही। मतलब एक हर दफा एक पेपर में पूछते हैं ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला ड्राइव करके दो। ठीक है, तो ये तो आता ही आता है। सही जी, एनी प्रॉब्लम्स विद द डेरिवेशन, एनी प्रॉब्लम्स विद अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड्स, नॉन मैथ स्टूडेंट्स, मैथ स्टूडेंट्स सबको क्लियर कैसे ड्राइव किया?